गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस बेहद खास क्लास में हम आपको वर्जीनिया वुल्फ का एक बेहद फेमस नॉवेल मिसेस डैलोवे की स्टोरी सुनाएंगे। उसके की फैक्ट्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम आते हैं आज के अपने इस लेक्चर पर। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज से देख रहे हों तो फॉलो करिए। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले कुछ की फैक्ट्स, ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आंसर को बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से दे पाएँ। तो गाइस, इस नॉवेल मिसेस डैलोवे को वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। और ये लिखा कब था? एक्चुअली ये 1924 में लिखा गया था। इसके साथ अगर हम इसकी टेक्निक की बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। सेटिंग इसकी वेडनेसडे मिड जून 1923 लंदन की है। ये फैक्ट्स आप नोट करते जाइए ताकि एग्ज़ाम में जब पूछे जाएं तो आप जवाब दे पाएँ। इसके अलावा इसका पब्लिकेशन गाइस वो 1925 में होगार्थ प्रेस में किया गया था। तो ये तो थे कुछ की फैक्ट्स। इस नॉवेल के क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं से पूछे जाएंगे, आपको याद रखने हैं। तो अब गाइज इसके लीडिंग कैरेक्टर्स के आपके साथ हम जरा साझा कर दें या आपको इंट्रोड्यूस उनसे करा दें ताकि आप कहानी को ठीक से समझ पाएँ। तो कैरेक्टर नंबर 1 है मिसिज क्लैरिसा डैलोवे, जो इस नॉवेल की मेन या इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं। रिचार्ड डैलोवे ये कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये क्लैरिसा के हस्बैंड हैं। एलिजाबेथ डैलोवे ये इन दोनों लोगों की बेटी है। मिस किलमैन ये ट्यूटर हैं, एलिजाबेथ की हिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो हिस्ट्री ट्यूटर हैं एलिजाबेथ की। अब इनके साथ एक ये है कि एलिजाबेथ को ये क्रिश्चियनरी को पढ़ाती हैं, पढ़ाती हिस्ट्री हैं, लेकिन ये एक बहुत रिलीजियस लेडी हैं। तो एलिजाबेथ को उधर रिलीजन में लाना चाहती हैं, एक मिशनरी के तौर पे काम करती हैं। तो अब लेकिन इनको एलिजाबेथ पसंद नहीं करती है और क्लैरिसा भी इनसे हेट करती है। इस नॉवेल का एक और बहुत बड़ा करैक्टर है, वो सेप्टिमस स्मिथ है। मैं थोड़ा सा सेप्टिमस स्मिथ के बारे में बता दें। सेप्टिमस स्मिथ शुरुआत में एक ऑथर बनना चाह रहा था, एक राइटर बनना चाह रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस वर्ल्ड वॉर में ये अपनी देश के लिए इसने सेना को ज्वाइन कर लिया था। तो अब उस सेना को जब ज्वाइन कर लिया तो कई एक वहाँ पे जिस तरह से सेना में शहीद या कैजुअल्टीज़ होती हैं, उन कैजुअल्टी का इनके दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा और इसे शेल शॉक नाम की एक बीमारी हो गई थी। अगली कैरेक्टर है ल्यूक्रेजिया स्मिथ है। इसके विषय में थोड़ा सा, ये एक इटालियन लेडी है जो इसकी सेप्टिमस स्मिथ की वाइफ है, सेप्टिमस स्मिथ की वाइफ है। अगला कैरेक्टर इस का है वो है इवांस। इवांस इनफैक्ट इसका सेप्टिमस का फ्रेंड है, अच्छा क्लोज फ्रेंड है। और ये इसने सेना को ज्वाइन किया था और उस सेना में ये इस कैजुअल्टी हुई थी, उसमें ये मारा गया था। कौन? इवांस। इसके अलावा अगला जो कैरेक्टर था डॉक्टर होम्स थे, जो सेप्टिमस का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इनके अलावा एक और बड़ा कैरेक्टर होगा सर विलियम ब्रैडशो। ये लंदन के एक बेहद फेमस डॉक्टर थे, ये साइकेट्रिक थे। इसके अलावा पीटर वॉल्स था। ये पीटर वॉल्स मिसेस डैलोवे का एक लवर था जब वो टीनेज में थी उन दिनों का। ये अगली कैरेक्टर है सैली सैटन, जिसका बहुत छोटा सा रोल रहेगा इस नॉवेल में। और ये सैली सैटन, इसका रोल तो बहुत छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सैली सैटन और मिसिज क्लैरिसा के बीच में सेक्सुअल रिलेशन रहती है। कब? ये शादी से पहले, जब ये टीनेज में थी तो इसके साथ इनके सेक्सुअल रिलेशन हुआ करते थे या फिजिकल रिलेशन थे। दोनों ही लेडी हैं। तो ये तो हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स।
और इनमें कुछ एक साइड कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत छोटा होता है। तो अब चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन कैरेक्टर्स को नोट कर लें, या इसका कोई एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि इधर क्लैरिसा डेलोवे जो इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं, दिन वेडनेसडे का होता है। सिर्फ एक दिन की ही ये कहानी है और वो दिन वेडनेसडे का है। कब का है? ये जून 1923 के मिड का है। अलग अलग लोग उसे कोई डेट बता रहा, कोई 13 तारीख को कह रहा है, कोई कुछ और तारीख को, लेकिन मिड जून का ही वहाँ पे उल्लेख किया गया है। लेकिन दिन वेडनेसडे, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिन की कहानी थी और किस साल की कहानी थी। तो डे वेडनेसडे और ईयर 1923, मंथ जून। तो चलते हैं कहानी की अब शुरुआत करते हैं। तो क्लैरिसा अपने जो एक उस टाइम की गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी की, और उस कंजर्वेटिव पार्टी में रिचार्ड इनके हस्बैंड एमपी थे, और अब क्लैरिसा का बर्थडे होता है वो इसी दिन। अब क्लैरिसा चाहती थी कि अपने बर्थडे में एक बहुत ग्रांड पार्टी दें, उस पार्टी में बहुत अमीर अमीर लोग उस शहर के आएँ और शिरकत करें आके उस खासकर उस डिनर में। तो अब इसके लिए क्लैरिसा बहुत तैयारी कर रही होती थी। क्लैरिसा बड़ा शौकीन मिजाज की एक लेडी थी और उसने तैयारी में सारा कुछ लगाए दे रही थी अपनी इस बर्थडे पार्टी में। तो अब उसी की तैयारी कर रही थी, तभी वो सोचा कि उसे कुछ फूल भी चाहिए होंगे, तो फूल या फ्लावर्स लेने के लिए वो मार्केट में जाती है। तो जाती उसी रास्ते में उसे तमाम सारे ख्यालात आ जाते हैं। उन दिनों के भी ख्याल आते हैं जब वो टीनेज थी, जब वो एक युवा हुआ करती थी, स्टूडेंट थी एक कॉलेज की। तो उस टाइम की बातें वो सोचती है। उसे याद आता है पीटर वॉल्स। पीटर वॉल्स उसका एक लवर हुआ करता था। उसने प्रपोज किया था मिसेस क्लैरिसा को शादी के लिए, लेकिन क्लैरिसा ने उसे शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसकी अपनी कुछ एम्बिशन थी, उसकी अपना जो सोच थी वो कुछ ऐसी थी कि मैं एक लेखक बनूंगा। क्लैरिसा ऐसे लड़के को अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड बहुत अमीर हो, पैसे वाला हो, और इसके अलावा उसका एक जलजला हो, कुछ इस तरह के सोचा करती थी क्लैरिसा। तो इस वजह से उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। किसके? पीटर वॉल्स के। लेकिन अब जब आज उसका बर्थडे है और वो बर्थडे को बहुत यादगार बनाना चाहती है, उसकी तैयारियाँ जोरों से चल रही थी और वो खुद कर रही थी। खुद जाके तमाम तरह की शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग का भी उसका अपना शौक़ था। तो रास्ते में वो देखती है क्या कि एक हवाई जहाज़ निकलता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये इसमें पीटर वॉल्स कहीं ना हो, ये इंडिया की तरफ से फ़्लाइट आ रही है। और क्योंकि पीटर वॉल्स उन दिनों में वहाँ पे नहीं था, वो इंडिया में चला गया था जब क्लैरिसा ने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। कुछ दिन के बाद वो इंडिया चला गया और इंडिया में जाके उसने एक महिला के साथ शादी कर ली। लेकिन हुआ कुछ ये कि पीटर वॉल्स वहाँ पे उसे मिल भी गया। जब वो आगे पहुँची, पीटर वॉल्स उसे मिल गया। तो देखिए जो ख्याल उसके मन में थे, जिस आदमी को वो याद कर रही थी 30 वर्ष पहले जब वो कभी स्टूडेंट रही थी, आज उसकी एज जो है लगभग 50-51 दिखाई जा रही। कभी 51 कहीं में लिखा है, कभी 50, मतलब अराउंड 50 थी। तो तब की वो याद कर रही थी वो ख्याल, और वो आदमी उसके सामने आ भी गया। उनसे बात करती, शाम को पार्टी के लिए बोलती कि बर्थडे है, और भी कुछ उनसे बात करती, लेकिन वो खुल के यहाँ पे बोल नहीं पाती है। वो ये भी पूछती है क्या तुम अपनी शादी रिचार्ड डेलोवे के साथ करके क्या खुश हो या नहीं, कुछ इस तरह की पूछती है। तो उस पर ज़्यादा नहीं बात करती है, शाम को पार्टी में आने के लिए कहती है। अब जरा कहानी हम आपको इसके दूसरे हिस्से की तरफ ले चलते हैं। इधर क्या होता है कहानी के दूसरे पार्ट में, सेप्टिमस स्मिथ नाम का एक यंग मैन था जो राइटर बनना चाह रहा था। लेकिन अब जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देश को फौज की ज़रूरत थी, आर्मी के लिए तमाम यंगस्टर्स की ज़रूरत थी, तो सेप्टिमस ने आर्मी को ज्वाइन किया अपनी देश की सेवा करने के लिए। अब जब देश सेवा के लिए उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, तो उसी में इसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था इवांस नाम का एक। तो इवांस का उस वर्ल्ड वॉर में उसकी वो मारा जाता है। तो जब वो मारा जाता है, सेप्टिमस इस बात को बहुत सोच विचार करने लगता है और इसे फौज से वहाँ से रिटायर हो जाता है। तो लेकिन इसी बीमारी की वजह से अब हर वक्त उसके मन में बस इवांस और एक स्थिति वो आ गई
जिधर देखता था उसे इवांस दिखने लगा। इवांस जहाँ जाता, जहाँ सामने आगे पीछे हर जगह सेप्टिमस को इवांस दिखता था। इस वजह से सेप्टिमस कुछ कर नहीं पाता था। उसकी वाइफ जो कि एक इटालियन लेडी थी, ल्यूक्रेजिया स्मिथ, वो अपने हस्बैंड को बहुत चाहती थी। वो वापस वहीं पे आ गई इसके साथ रहने के लिए, इस सेप्टिमस के, और हर वक्त वो उसके साथ रहती थी, बाहर जाती, अंदर रहती, या डॉक्टर के साथ पूरे तरह से बहुत कोऑपरेट कर रही थी उसकी वाइफ लुक्रेजिया। अब उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर को जब कंसल्ट किया, किससे? डॉक्टर होम्स से, तो डॉक्टर होम्स ने ये कहा, खैर ऐसा है, इनको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आप इन्हें परेशान मत होइए, धीमे धीमे ये इनके ख्याल जो चल रहे हैं दिमाग में, जो साइकोलॉजिकल असर हुआ है उस डेथ का इनके फ्रेंड की, उसका असर धीमे धीमे कम हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। इनको एक पॉजिटिव वेव लाने की कोशिश करिए, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है इनको। और वो जो बीमारी थी वो शेल शॉक नाम की बीमारी थी। याद रखना, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता कि किस बीमारी से पीड़ित था सेप्टिमस स्मिथ, तो शेल शॉक जो डिजीज़ थी, तो ही वॉज सफ़र्ड विद दैट डिजीज़। तो अब होता कुछ यही है। अब कहानी में दूसरी तरफ होता क्या है कि जब होम से दिखा के सेप्टिमस को ल्यूक्रेजिया आ गई, तो आगे जो पार्क था उस पार्क में बैठ गई और उनमें दोनों में नोक-झोंक होने लगी। अब नोक-झोंक होने लगी कि नहीं ऐसा है वैसा, तमाम बातों पर, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान भी था, ये बीमार फिज़िकली नहीं था, मेंटली ज़्यादा था। तो अब उसी चीज़ को देख रहा था पार्क में पीटर वॉल्स ने सजेस्ट कर दिया। वो पहुंचा, उसे देख के, पहले इन दोनों को देख के उसे अलग अलग तरह के पीटर वॉल्स सोचता था, ख्याल आ रहे थे, देखिए किस तरह से ये नोक-झोंक कर रहे। फिर उसे अपने वो भी उस वक्त की याद आने लगी कि हम भी जब थे, नई शादी हुई थी या उसके बाद, हमारा भी हाल कुछ इसी तरह का होता था। तो उसे सजेस्ट किया क्या कि तुम इनको इंग्लैंड, इस लंदन के बहुत एक फेमस साइकेट्रिक हैं विलियम ब्रैडशॉ, उन्हें दिखाइए जाके। तो ल्यूक्रेजिया को लगा कि हाँ, हमारे हस्बैंड की बात है, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सही हो जाएगी। वो उन्हें दिखाने के लिए सर विलियम ब्रैडशॉ के पास जाती है। विलियम ब्रैडशॉ ने जब सेप्टिमस को देखा तो वो कहने लगे, अरे ये तो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसे तो अभी तत्काल किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, तभी ये सही हो सकता है, अदरवाइज़ इसका सही होना संभव नहीं है। और जो काम मैं आज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, अगर ये इतने टाइम से इस बीमारी से पीड़ित है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने लगे। मतलब एक रोगी के सामने, एक पेशेंट के सामने डॉक्टर साहब ने इस तरह की बात कही, एडमिट करना, और इस अब एक एडमिट होना किसी के लिए भी बड़ा टफ होता है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर से कंसल्टेशन हो के और मेडिसिन लेना एक अलग चीज़ होती, लेकिन हॉस्पिटलाइज होना बहुत टफ होता है। और इस चीज़ को सेप्टिमस समझता था कि हॉस्पिटलाइज होना इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पेशेंट। इतना तो वो समझता था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, फौजी था, इससे पहले एक ऑथर बनना चाह रहा था, उसका राइटिंग में काफ़ी रुचि थी। तो आगे क्या होता है कि ये चले आते हैं वापस। अब इधर सेप्टिमस कुछ उनको ट्रीटमेंट देके, तो सेप्टिमस ल्यूक्रेजिया के साथ अपने घर पे होता, और उधर दूसरी साइड पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। पार्टी की तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही होती हैं, अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तमाम सारे जो गेस्ट थे आए उस पार्टी में। देश का उस टाइम का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत कर रहा था, क्योंकि रिचार्ड डेलोवे उस टाइम के एमपी थे, और एमपी थे उसी पार्टी के, कंजर्वेटिव के, उसी की गवर्नमेंट थी, तो प्राइम मिनिस्टर भी उस पार्टी में आए, और भी तमाम कद्दावर लोग आए। रिचार्ड, हाँ, पार्टी में शाम को आने से पहले रिचार्ड ने ये सोच लिया था क्या कि आज हम जाएंगे, हम अपने कभी भी मन की जो बात, हृदय की इच्छाओं या दिल के अंदर जो मेरा प्यार है अपनी वाइफ क्लैरिसा के लिए, वो कभी हम दिखा नहीं पाए, जता नहीं पाए। आज जाके अपनी वाइफ को हम एक बुके देंगे और उसे आज हम बोल पाएंगे आई लव यू। लेकिन ऐसा आया जब वो शाम को घर पे आए रिचार्ड महोदय, लेकिन अपनी उन फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी वाइफ से एक बार फिर। उसी टाइम पे पीटर वॉल्स भी आ जाता है। पीटर वॉल्स पूछता है, क्लैरिसा से कहता है क्या कि आप सेटिस्फाई हो, लेकिन तभी एलिजाबेथ आ जाती है जो इनकी बेटी होती है।
तो वो जब आ जाती है तो क्लैरिसा कुछ नहीं बोल पाती। तमाम सारे मेहमान अब सारे कुछ आ चुके हैं, एक डॉक्टर का आना अभी बाकी था, सर विलियम ब्रैडशो, इनका आना इस पार्टी में बाकी था। मैं आपको कहानी के दूसरे हिस्से में ले चल रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि इधर सेप्टिमस और ल्यूक्रेजिया दोनों घर में थे। आज सेप्टिमस बहुत खुश था, अच्छे से बात कर रहा था, अच्छे से बाकी काम कर रहा था, और ल्यूक्रेजिया कुछ हेड बनाने का काम था, उसका कैप बनाती थी और सेप्टिमस उसमें मदद कर रहा था, हंस रहा था। बहुत दिन के बाद ल्यूक्रेजिया को भी हंसी आ रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसका हस्बैंड का मूड जो है वो काफ़ी अच्छा है। तभी नीचे जीने से आवाज़ आ रही है किसी के आने की। वो डॉक्टर होम्स होते हैं, वो एकदम ऊपर आते हैं। अब ल्यूक्रेजिया उन्हें ऊपर आने के लिए मना कर दी, आप मत आइए, हमारे हस्बैंड अभी ठीक हैं, सही हैं। लेकिन होम्स को ने ल्यूक्रेजिया को दूर किया और आगे को बढ़े। सेप्टिमस को लगा कि ये मुझे पकड़ के आज एडमिट कर देगा हॉस्पिटल में, और उसे ये परेशानी थी, दिक्कत थी कि हॉस्पिटल में मुझे एडमिट नहीं होना है, इस बात का एक फोबिया था सेप्टिमस को। तो होम्स को आगे बढ़ता हुआ देख के सेप्टिमस एकदम से दौड़ता है, उसे खिड़की खुली मिल जाती है अपनी ऊपर की छत पे, जहाँ पे वो रह रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से वो नीचे कूद जाता है। सेप्टिमस की डेथ हो जाती है। और इधर ल्यूक्रेजिया इस चीज़ को जब नीचे देखती है जाके, तो सेप्टिमस जा चुका था। अब इधर विलियम ब्रैडशो आते हैं, पहुँचते हैं, तो वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। अब होता ये है कि ये सर विलियम ब्रैडशो भी उस शहर के एक बहुत बड़े साइकेट्रिक थे, तो उनका भी इनविटेशन इधर पार्टी में था। तो ब्रैडशो आते हैं, वहाँ पे पार्टी में पहुँचते हैं। अब इधर क्लैरिसा उनसे पूछती है, वो बता देते हैं कि पार्टी में आज एक्चुअली हम लेट कुछ इस वजह से आ पाए थे कि हमारा एक पेशेंट था सेप्टिमस, उसने एक आत्महत्या कर ली है छत की बालकनी या छत की खिड़की से कूदकर। इस बात को जैसे ही क्लैरिसा सुनती है वो टूट जाती है, एकदम वहाँ से चली जाती है। तमाम तरह के ख्याल उसके भी मन में आने लगते हैं। और इधर पार्टी अपने चरम पे थी, सारे मेहमान आ चुके थे, सब वेट कर रहे थे, क्योंकि ये एक बर्थडे पार्टी थी और उस बर्थडे जो था वो क्लैरिसा का था। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्लैरिसा कहाँ है, क्लैरिसा कहाँ है। और क्लैरिसा एक अलग बैठी, क्योंकि उसने भी जब ये बात सुनी थी किसकी, इस सेप्टिमस की सुसाइड की, तो उसके सुसाइड वाले ख्याल दिमाग में आने लगे कि किस तरह से ये हुआ, कैसे नहीं। क्लैरिसा ये बहुत सोच विचार करने लगी। कई सारे लोग अब क्लैरिसा को ढूंढने लगे। क्लैरिसा आखिर में आखिरी टाइम पे काफ़ी वक्त निकलने के बाद पार्टी में आती है। सारे लोग देख के, जो भी मेहमान होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और वर्जीनिया वुल्फ बस इसी पॉइंट पे, इसी बिंदु के साथ अपने इस नॉवेल को द एंड करती है। तो नॉवेल को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और नॉवेल को आप इसी तरह से इन पॉइंट्स को याद रखना है, देखना है। एक बार फिर से आप इनको जो भी पॉइंट्स हैं उनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।